मॉर्निंग सबको। हाँ जी, ज़रा बताएंगे लास्ट क्लास में कहाँ तक करवाया था मैंने आप लोगों को? नंद डायनेस्टी कंप्लीट हो गया था क्या? अच्छा, मतलब धनानंद पढ़ा दिया था मैंने। हाँ तो फिर ये बताइए, रिवीजन भी किया कीजिए आप सभी के सभी। हाँ, मुझे याद है कि धनानंद नहीं पढ़ाया, फिर आप लोग कह रहे हैं हाँ मैम नंद डायनेस्टी कंप्लीट हो गया। जब धनानंद नहीं पढ़ाया तो फिर नंद डायनेस्टी कैसे कंप्लीट हो गया? हाँ वही मैं कह रही हूँ, जब धनानंद नहीं पढ़ाया तो फिर नंद डायनेस्टी कैसे कंप्लीट हो गया बताइए। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। नंद डायनेस्टी में बस लास्ट एक धनानंद ही रह गए थे, क्योंकि आज से मौर्यन से शुरू होगा। हाँ हाँ मैं बिल्कुल मैं आप लोगों को धनानंद जो है वो आज पढ़ा दूंगी। नंद डायनेस्टी आज कंप्लीट हो जाएगा। और आप सब कैसे हैं? सब ठीक हैं? सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अच्छा, बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म मिला है। ओके ओके, गुड मॉर्निंग खुशी, केशव, दीपशिका, जितने लोग हैं सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। और जो हिस्ट्री में इसमें बिहार हिस्ट्री में जो हिस्ट्री मैंने पढ़ाया वो पढ़ रहे हैं ना आप सब ठीक ठाक से? हाँ, उसको अच्छे से पढ़ते जाइए, ठीक है ना? उसमें कहीं भी ये नहीं करना है कि मैम अभी नहीं, मैम अभी टाइम नहीं है, मैम ये नहीं है, ठीक है ना? तो फिर पढ़ाने का फायदा नहीं होगा स्टूडेंट। इसलिए है करना क्या है आप लोगों को कि अपनी तरफ से पूरी की पूरी तैयारी रखिए। जिस तरह से टीचर पढ़ा रहा है पढ़ते जाइए, है ना? जिस प्रकार से टीचर पढ़ा रहा है क्या करना है आपको? पढ़ते जाना है। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। इस क्लास का वेट कर रहे थे क्या आप सब, ये बताइए? हाँ, इस बीच में थोड़ा सा टाइम लग गया ना आप सबसे इंटरेक्शन करने में। 2-3 दिन तो आई गेस हो ही गए क्लास को। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, कोई बात नहीं है। जितने टर्मिनोलॉजी हैं केशव, डोंट वरी अबाउट दैट। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी आपका टर्म है वो भी क्लियर हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है, ठीक है? चलिए, हाँ वही मैं पूछ रही हूँ कि इस बार हिस्ट्री की क्लास का वेट कर रहे थे आप सब? पहले ये बताइए। हाँ अच्छा जी। 15 पेज का नोट हो गया, ओ हो। ओके ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं है। आज से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए धनानंद के बारे में थोड़ा सा क्या करना है, इसका कई जगह ना आपको धनानंद मिलेगा नाम, ठीक है? कई जगह हो सकता है आपको इसका नाम घनानंद भी मिलेगा, ठीक है? तो है क्या कि यही नाम है, इसको ध्यान रखना है, घनानंद, ठीक है? घनानंद। और कई जगह इसका नाम क्या मिलेगा आपको? बेसब्री से कह रहे हैं, चलिए अच्छा है। हाँ जी, घनानंद के बारे में थोड़ा सा आ जाइए। आप लोगों को महापदम नंद के बारे में मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर कर दी थी कि महापदम नंद कौन था और नंद डायनेस्टी का कैसे उसने क्या किया, एस्टैब्लिश किया। और उसको क्या कहा जाता था? अ मैन जो कि बहुत ही उसके पास हो, अ वेल्दी मैन, यानी बहुत ही पैसे वाला इंसान, दैट इज नोन एज महापदम नंद। मे भी आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि इस प्रकार से आ जाए कि भाई कौन था महापदम नंद के बारे में, किसको महापदम नंद ही आखिर क्यों कहा जाता था? अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसको व्हाई ही वाज कॉल्ड एज महापदम नंद, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि अ वेल्दी मैन, अ वेल्दी मैन। वेल्दी मैन इन द सेंस कि इसे हम लोग कहते हैं क्या कि ये बहुत ही क्या था, धनाढ्य था। दैट्स वाई इसका नाम क्या था, वेल्दी मैन। चलिए, आपने महापदम नंद के बारे में तो पढ़ लिया है। यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, बस ये थोड़ा सा आप लोग को बताने के लिए था, ठीक है ना? यहाँ पर लास्ट में हम लोग कुछ धनानंद के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि ये बताइए मुझे आप सब, विष्णु सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इतिहास में हमें सबके बारे में नहीं पढ़ना होता है। इतिहास में हम सिर्फ उन्हें ही पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना? सबके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जिनका वाकई में कुछ इंपॉर्टेंस है तो हम लोग क्या करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें धनानंद के बारे में। मुझे एक बात बताइए, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? जल्दी बताएं मुझे। हाँ जी, मुझे थोड़ा सा जल्दी बताएं आप सब कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? फटाफट बताइए, जरा जरा फटाफट बताएंगे आप सब। सिकंदर ने
भारत पर आक्रमण कब किया था? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ जल्दी बताइए, सिर्फ बीसी थोड़ी ना। हाँ, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यही है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ठीक है, ठीक है। तो देखिए, बस ध्यान रखना जिन लोगों ने भी बताया है, देखिए 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में क्या हुआ था बच्चे? ये सिकंदर का आक्रमण हुआ था, सिकंदर का आक्रमण हुआ था। इंग्लिश मीडियम वाले, सिकंदर को ना इंग्लिश में आक्रमण हुआ था। सिकंदर को इंग्लिश में क्या कहते हैं हुआ था? सिकंदर ही इज नोन एज अलेक्जेंडर। ये किस नाम से जाना जाता है? अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने आक्रमण किया था। आक्रमण किया था इन द सेंस कि माना जाता है कि झेलम नदी के तट पर, एक बार आप लोग अपना रिफ्रेश कर लें, हो सकता है आपका नेट का समस्या हो गौरव, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 326 ईसा पूर्व में हम लोग क्या देखते हैं कि आक्रमण हुआ इन द सेंस कि उस टाइम पर सिकंदर ने अटैक किया और झेलम, यानी माना जाता है क्या कि जो युद्ध हुआ पोरस के साथ युद्ध हुआ था। किसके साथ युद्ध हुआ था? पोरस के साथ युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग इस चीज को, ठीक है ना। किसके साथ युद्ध हुआ था? पोरस के साथ। अलेक्जेंडर वर्सेस, यानी किसके साथ युद्ध हुआ था? पोरस के साथ, है ना, पोरस के साथ। और इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता था? हाइडे स्पीस के नाम से, हाइडे स्पीस के नाम से इस युद्ध को जाना जाता है कि ये जो युद्ध हुआ था ये हाइडे स्पीस का युद्ध था, जो कि 326 ईसा पूर्व में हुआ था। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन के इसमें कि यहाँ पर जो मैंने आपको उस दिन बताया था समकालीन हम लोग किसे कहते हैं, मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था समकालीन किसे कहते हैं, ठीक है। एक मिनट, मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था कि समकालीन किसे कहते हैं, ठीक है। हाँ, मैंने उस दिन क्या बताया था आप लोगों को? समकालीन। तो यहाँ पर देखिए घनानंद के रिगार्डिंग अगर बात करें तो चूंकि ये बड़ा शासक नहीं है, ठीक है ना, बड़ा शासक नहीं है, लेकिन जो ये युद्ध हुआ था तो उस समय नंद वंश का कौन सा शासक था? अगर क्वेश्चन आए कि उस समय जब युद्ध हुआ था तो भारत में उस समय नंद वंश का कौन सा शासक था, तो उस समय हम लोग बात करेंगे उस समय नंद वंश का घनानंद जो था, घनानंद जो है ये क्या था? शासक था, ठीक है ना, ये क्या था? शासक था। बहुत सारे जो अलग अलग टेक्स्ट हैं, हाँ कंटेम्प्ररी केशव, कंटेम्प्ररी नहीं, साफ साफ नहीं दिख रहा है, स्क्रीन क्लियर नहीं है, इट्स टू मच ब्लरिंग। ओके ठीक है, रुकिए मैं देखती हूँ, ब्लर कर रहा है स्क्रीन बोल रहे हैं स्टूडेंट, पर चेक कीजिए। ठीक है रुक जाइए, अभी अभी चेक हो जा रहा है। अब ठीक है, ओके चलिए। तो यहाँ हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अगर क्वेश्चन आपका ये आता है कि नंद वंश का वैसा कौन सा शासक था जिसके समय पर हाइडे स्पीस का वॉर हुआ था, दैट वाज घनानंद। घनानंद था जिसके समय पर हम क्या देखते हैं? हाइडे स्पीस का वॉर हुआ था। जो भी स्टूडेंट है ध्यान रखिएगा कि हाइडे स्पीस वॉर जो है ये कब लड़ा गया था? इन 326 बीसी। बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट हैं जिसमें ये कहा गया है कि घनानंद की सेना को देख करके अलेक्जेंडर की जो सेना थी वो वापस लौट गई थी। बट ये अतिशयोक्तिपूर्ण बात है, इस पर हमें भरोसा नहीं करना है, क्योंकि हम क्या देखते हैं इस टाइम पीरियड पे ऑलरेडी जो सिकंदर है उसकी सेना बहुत दिनों से क्या थी? वॉर पे निकले हुए थे ये लोग। और एक समय ऐसा होता है कि देखिए बहुत ज्यादा अगर आप भी लगातार अगर युद्ध में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो एक टाइम पर आप भी क्या हो जाएंगे? थक जाएंगे, ठीक है। जैसे आप देखिएगा जो भी क्रिकेटर होते हैं,
जो भी क्रिकेटर होते हैं उसके बारे में अगर आपको मैं बताती हूँ कि अगर वो भी लगातार अगर खेलते रहते हैं मैच, तो एक टाइम पे कहा जाता है कि इनको रेस्ट लेने की जरूरत है। यानी कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आप फिजिकली रूप से क्या होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, चाहे वो युद्ध हो चाहे स्पोर्ट्स हो, तो उसमें क्या होता है, रेस्ट का अपना इंपॉर्टेंस होता है। तो एक टाइम ऐसा आया कि जिसमें फाइनली क्या बोला गया कि भाई जो सेना थी वही थक गई थी और उसने कहा कि अब हम नहीं जाएंगे आगे, अब हम लोग वापस लौटना चाहते हैं, तो कृपया करके हमें क्या करिए, वापस लौटने दीजिए, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अमेरिका ने जो अपनी सेनाओं को अभी जब 2000 के बाद, सन 2000 के बाद जो अभियान चला, यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद जो स्थिति क्रिएट हुई, तो आपने देखा होगा कि यूएस की आर्मी हर जगह, खासतौर से अफगानिस्तान, इराक और ईरान वाले जो बेल्ट है वहां पर, इराक वाले बेल्ट में, वहां पर क्या किया गया, डिप्यूट किया गया। तो एक टाइम ऐसा आया कि लास्टली वहां के भी जो सैनिक है, जो मिलिट्रीज है, वो डिमांड करने लगे कि हम लोग बहुत दिन से बाहर हैं, अब हमें अपने वापस देश, हमें वापस लौटना है। तो कोई भी सेना लगातार किसी अभियान पर नहीं रह सकती है। सेम वही कहानी होती है सिकंदर के साथ, कि सिकंदर की सेना मना कर देती है कि अब हम आगे नहीं जाएंगे। तो यहां से हम लोग क्या देखते हैं कि जो सेना थी वो वापस लौट जाती है। लौट जाने के बाद क्या होता है कि धनानंद जो है, हम कह सकते हैं कि ये इसका लक भी था कि इस टाइम पर ये एक बड़े आक्रमण से क्या हुआ, बच गया। यह एक बड़े आक्रमण से क्या हुआ, बच गया। यह एक बड़े आक्रमण से बच गया। यह एक बड़े आक्रमण से बच गया, ठीक है ना। अभी भी वही समस्या, अभी तो ठीक हो गया, अभी तो कह रहे थे कि वीडियो क्लियर है, अभी तो कह रहे थे कि मैम वीडियो क्लियर है। हाँ जी चंदन, हेलो। अभी तो कह रहे थे कि मैम वीडियो क्लियर है, फिर अभी क्यों बोल रहे हैं दिक्कत हो रही है? हाँ ठीक है ना। तो बस ये कह लीजिए कि हम क्या देखते हैं, हाँ अभी भी ब्लर कर रहा है, चेक कर लीजिए। हाँ अच्छा, इनका नेट प्रॉब्लम है, क्लियर है, चलिए ओके ओके ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि घनानंद के बारे में बात अगर करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि इस समय पर एक बहुत बड़ा आक्रमण होने से क्या हो गया, बच गया, और जो सिकंदर की जो सेना थी वो वापस व्यास नदी के वापस वहीं से क्या हो गई, लौट गई, यानी वो लोग यहाँ नहीं आ पाए। तो नहीं आने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या मिला कि नंद डायनेस्टी जो है वो डिस्ट्रक्ट होने से बच गया, ठीक है ना। नंद डायनेस्टी हम क्या देख रहे हैं कि डिस्ट्रक्ट होने से बच गया। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट इसमें कि जो नंद डायनेस्टी थे, नंद वंश कौन से इसको मानते थे, धर्म को मानते थे। तो नंद वंश के जो लोग थे, नंद वंश के शासक, नंद वंश के शासक किसे मानते थे, ये लोग जैन धर्म अनुयायी थे। जैन धर्म मतावलंबी भी बोला जाता है इन्हें। ये लोग क्या थे, जैन धर्म मतावलंबी थे। इट मींस कि दे फॉलोड जैनिज्म, दे फॉलोड जैनिज्म। ये क्या करते थे, जैनिज्म को ये लोग क्या करते थे, फॉलो करते थे। इसका जो एविडेंस की बात करें कि इसके प्रमाण हमें कहां से मिलते हैं, तो अगर एविडेंस की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि महापदम नंद और धनानंद, यानी यहां पर ध्यान रखना है, हम क्या देखते हैं, महापदम नंद, महापदम नंद और घनानंद, ठीक है ना, और घनानंद। देखिए कई जगह ना घनानंद, धनानंद, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इसके लिए रेडी रहिएगा, ये दोनों नाम आपको क्या होंगे, मिलेंगे। तो महापदम नंद और घनानंद, अब ये क्लियर है, आप अपना प्लीज उसको ठीक करिए, ठीक है ना। कल्पल, अगर बात किया जाए कि इनके बारे में कैसे पता चलता है कि ये लोग जो थे ये बेसिकली किसको मानते थे, अगर बात किया जाए कि ये लोग किसको मानते थे, महापदम नंद, तो हम क्या देखते हैं कि कल्पल और शाटल, और शाटल ये क्या थे, इनके जैन मंत्री थे। कौन थे, जैन थे धर्म के, और ये क्या थे, मंत्री थे, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि इनके जो कल्पल और शाटल, ये महापदम नंद के टाइम पे, और ये जो है घनानंद के टाइम पर हम देखते हैं, ये महापदम नंद के टाइम पर, और ये हम लोग क्या देखते हैं, घनानंद के टाइम पर हम लोग देखते हैं कि ये लोग क्या थे, ये बेसिकली इसको मानते थे, ठीक है ना।
ठीक है, तो शाटल और कल्पल ये दो इनके मंत्री थे, इट मींस इनके मिनिस्टर थे जो जैन धर्म के थे। ये कौन से रिलीजन थे, अगर इनकी बात की जाए तो ये कौन से रिलीजन के थे, ये थे रिलीजन वाइज अगर बात करें तो दे वेयर जैनिज्म, ये जैनिज्म को मानते थे, ये जैनिज्म को मानते थे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि नंद वंश के जैन होने का बहुत बड़ा एविडेंस मिलता है कि इनके जो मेन मिनिस्टर्स थे वो क्या थे, वो अगर बात किया जाए तो वो लोग किसे मानते थे, ये लोग मानते थे इसको मेनली जैन धर्म को। ठीक है, ठीक है। और इसके बारे में बात करें, अगर हम लोग घरानंद के बारे में बात करें तो इसे जो भी यूनानी एविडेंस मिले हैं स्टूडेंट, जो भी यूनानी साक्ष्य मिले हैं, जो भी यूनानी साक्ष्य का मतलब ये हो गया कि जो भी हमें ग्रीक जो एविडेंसेस मिले हैं उसके अकॉर्डिंग इसे क्या बोला गया है, इसे कहा गया है अग्रमीज का पुत्र, अग्रमीज का पुत्र। किसे बोला गया है, धनानंद को, धनानंद को बोला गया है, बोला गया है। इट मीन्स ही वॉज डिनोटेड एज द सन ऑफ अग्रमीज, बोला गया है। तो यहां पर ध्यान क्या रखना है, यहां ध्यान ये रखना है आपको कि अग्रमीज जो है, अग्रमीज यहां पर किसको बोला गया है, यूनानी जो एविडेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, महापदम नंद को, महापदम नंद को अग्रमीज बोला गया है और इसके पुत्र धनानंद जो है उसको डिनोट किया गया है। अकॉर्डिंग टू ग्रीक एविडेंसेस या यूनानी एविडेंसेस के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि ये बात कही गई है। ध्यान से फिर से सुन लीजिएगा धनानंद के बारे में कि धनानंद जो है वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी। ओके, ही वाज सन ऑफ महापदम नंद। हम लोग देखते हैं महापदम नंद का ये क्या था, पुत्र था। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू जो यूनानी सोर्स हैं उसके हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। उसके अलावा जो कुछ क्वेश्चन आपके ये आते हैं, जो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सिकंदर ने जो युद्ध लड़ा था, हाइडेस्पीस का युद्ध, वो किसके समय पे लड़ा था, वो इसी समय पर युद्ध हुआ था। 326 ईसा पूर्व के आसपास में ये युद्ध लड़ा गया था। और ये इस युद्ध के समय पे नंद वंश का कौन सा शासक था, तो घनानंद जो है यानी धनानंद, वो इस समय पर था, शासक था। लेकिन हम क्या देखते हैं कि व्यास नदी के पास से ही क्या हो गई, सिकंदर की सेना वापस बैक हो गई। तो बैक होने का एक बहुत बड़ा कारण क्या था कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसकी सेना बहुत ज्यादा थक चुकी थी, टायर्ड हो चुकी थी। तो यही एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से क्या होती है, इनकी पूरी सेना वापस लौट जाती है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि एक बहुत बड़ा आक्रमण होने से बच गया। लेकिन हाँ, इसके अलावा बात किया जाता है कि इनके पास जो है, हाँ, पोरस को हराया तो था लेकिन उससे आगे वो बढ़ सकता था ना। वो झेलम नदी के तट पर, केशव याद रखिएगा, झेलम नदी के तट पर अगर आपको ध्यान होगा तो जो पंजाब वाला क्षेत्र है, यानी पंजाब भी छोड़ दीजिए, पंजाब का जो क्षेत्र है तो वहां पर 5 नदियां मिलती है ना, है ना। तो 5 नदियां मिलती, तो झेलम नदी के तट पर तो हाइडेस्पीस का वॉर हुआ। लेकिन ये लोग कहां तक पहुंच चुके थे, व्यास नदी के पास पहुंचने वाले थे, तब तक में इनकी सेना रिफ्यूज कर गई कि अब हम आगे नहीं जाएंगे। दे डिनाइड कि अब हम आगे नहीं जाएंगे, हम अब घर वापस जाएंगे क्योंकि अब बहुत हो गया, अब हम लोग काफी ज्यादा क्या हो चुके हैं, थक चुके हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये केशव? अभी आएंगे ना, अभी आगे चीजें आएंगी ना, सेल्यूकस निकेटर, वही तो भी आगे बताना है। बस ये चीज ध्यान रखना है आपको कि 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पीस का वॉर हुआ था। चलिए, अब इस पे ज्यादा समय ना देते हुए हम लोगों को जिस टॉपिक पे आना है वो है मौर्यंस, क्योंकि उसके रिगार्डिंग ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये लास्ट रूलर था। कभी क्वेश्चन आ जाए कि अग्रमीज का पुत्र किसे बोला गया, तो धनानंद को बोला गया है। बाकी चीजें मैंने आपको इसमें बता ही दी है, ठीक है ना। बाकी चीजें मैंने इसमें आपको क्या की है, बता ही दी है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो घनानंद है, आपको 2-3 चीजें और बता दूं इसके पीछे की। क्लियर नहीं दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है? नहीं, ऐप में तो ठीक चल रहा है। हो सकता है कि आप एक बार स्वाति रिफ्रेश करिए, तो एक बार रिफ्रेश करिए तो फिर हो सकता है आपको सही पता चले। हाँ जी, सुन लीजिए, धनानंद के बारे में ये भी ध्यान रखिएगा कि माना जाता है कि इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, इसकी हत्या कर दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, इसकी हत्या कर दी थी। इसकी हत्या किसके द्वारा की गई, चंद्रगुप्त। अभी भी बोल रहे हैं क्लियर नहीं है? अच्छा, नेट प्रॉब्लम है। हाँ जी, नेट प्रॉब्लम है। आप लोग ये बाकी सारे वही कर रहे हैं कि मैम
सबको प्रॉब्लम हो रही है स्क्रीन पे, देखिए वो आप देखिए कमेंट्स में ये कह रहे हैं कि मैम सबको दिक्कत हो रही है। क्या सबको ब्लर दिख रहा है क्या? इसके आगे का जो लेंस है उसको साफ कर दीजिए ना, कई बार लेंस में भी अगर। अब ठीक है? जूम ऐप पे ठीक आ रहा है? ओके ओके। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मुझे भी क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ धुंधला दिख रहा है, बहुत विकट समस्या है, सब एक दूसरे को। ऐप पे कुछ नहीं दिख रहा है, क्या बोल रहे हैं ये? ठीक है, अभी अभी इसको चेक करवा रहे हैं, परेशान मत हो आप लोग, एक बार अभी रुक जाइए। कभी कभी होता है टेक्निकल कुछ चीजें भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती। हाँ जी, तब तक आप लोग सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिएगा तब तक। ठीक है स्वाति, अभी इस पे चेक करवा रहे हैं कि क्या समस्या आ रही है। मैं भी दिख नहीं रही हूँ, ऑडिबल तो हूँ ना, सुनाई तो दे रही हूँ ना। अच्छा चलिए, तो फिर सिर्फ सुन लीजिए, कोई समस्या नहीं है। ऐप खुद अच्छे से नहीं देख रहा। अच्छा चलिए, ध्यान से सुन लीजिएगा तब तक, अगर सुन पा रहे हैं तो सुन लीजिए। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो धनानंद था, धनानंद के बारे में, हाँ धनानंद के बारे में हम लोग क्या देखते हैं कि इस समय पर, यानी जो इसके बारे में कहा जाता है कि इसने अपने दरबार में चंद्रगुप्त इसने चाणक्य की इसने क्या की थी, काफी बेइज्जती की थी बुला करके। तो चाणक्य ने कहा था कि तुमसे मैं इसका बदला जरूर लूंगा। ये एक स्टोरी है जो कही जाती है। और उसने क्या किया था कि एक बार चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ या कुछ बच्चों के साथ वो खेल रहा था, तभी इसको चाणक्य को लगा कि इस बच्चे में वो विलक्षण प्रतिभा है जो होना चाहिए। और उसने क्या किया कि उसे फिर अपने साथ लिया और उसने उसको पूरा ट्रेंड किया, फिर उसे तक्षशिला भी भेजा। और उसके बाद उसने क्या किया कि धनानंद की हत्या जो है इसकी करवा दी। किससे? मतलब दोनों ने मिलकर प्लान करके धनानंद की हत्या की। और इसके बाद हम देखते हैं कि नंद वंश की समाप्ति हो जाती है। तो ये थोड़ा सा क्या, ये एक स्टोरी टाइप है कि अगर बात किया जाए कि किसके षड्यंत्र से हम लोग देखते हैं कि नंद वंश की समाप्ति हुई थी, या नंद डायनेस्टी जो है वो। अच्छा नहीं, मैं डिलीट नहीं कर रही हूँ, रहने दे रही हूँ। आप अगर नहीं दिख पा रहा है तो मैं रहने दे रही हूँ, कोई समस्या की बात नहीं है, देख लीजिए। डिलीट नहीं कर रही हूं मैं, रहने दे रही हूं, अभी बोर्ड पर जैसे है वो रहने दे रही हूं। ठीक है, हत्या बताया तो विष्णु, चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त भी था जैसा कि आप सब जानते हैं। तो चाणक्य ने ही क्या किया था, एक प्रण लिया था कि इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, अरे भाई तो बहुत समस्या हो गई है। तो रुक जाइए, चेक किया जा रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए। क्या कुछ दिक्कत आ रही है क्या इसमें? ओके, आई एम ऑडिबल, ओके ओके। चलिए, तो हम लोग क्या देखते हैं इसमें कि बात करें अगर तो महापदम नंद, इसके धनानंद के बारे में बात करें तो इसकी हत्या जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी थी। इसकी हत्या किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी थी। हो गया ठीक है, करूं कंटिन्यू ना? ठीक है ना, इसकी हत्या किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी थी। ठीक है ना, इसकी हत्या किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी थी। और इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि नंद वंश की, हो गया ओके। इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं, अब ठीक है ना? ओके ओके चलिए, ओके ठीक है चलिए।
अच्छा ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसकी हत्या किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या कर दी थी। और इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि अब जो है माना जाता है कि इसकी जो हत्या की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने वो कब की थी, 322 और कई जगह 323 ईसा पूर्व भी लिखा होता है, कई जगह 322 और 323 ईसा पूर्व भी लिखा रहता है। ठीक है भाई, अब जो है चूंकि मौर्य में काफी कुछ पढ़ना है तो मौर्य पर ही हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा फोकस करना होगा। 322 से 323 ईसा के पूर्व के बीच में हम क्या देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर दी थी। इस प्रकार से नंद वंश की समाप्ति हो जाती है। चलिए अब थोड़ा सा, क्योंकि बीच में स्क्रीन को लेके काफी क्या हो गया है, परेशानी क्रिएट हुई है, सो नो वरी। अब आते हैं हम लोग मौर्य साम्राज्य। अब ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग बिहार। बिहार के संबंध में क्या कह रहे हैं, क्या बताऊं? धनानंद के कार्य के बारे में क्या है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे जो सिक्के मिले हैं तो माना जाता है कि जो पश्चिमोत्तर प्रांत है वहां तक इनका साम्राज्य क्या था, विस्तार था। ठीक है, जो एविडेंसेस के अकॉर्डिंग बात करें, रुक जाइए पहले बता देती हूं। मौर्यन एम्पायर, अगर हम लोग बात करें ना धनानंद के बारे में, कार्य की बात कर रहे हैं तो कार्य में इंपॉर्टेंट कुछ वैसा नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि जो नॉर्थ वेस्टर्न, हाँ नॉर्थ वेस्टर्न की अगर हम लोग बात करें, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत की बात करें, केशव ऑलरेडी इसके जो पिता महापदम नंद के टाइम पर ऑलरेडी क्या हो चुका था, इसका एक्सपेंशन हो चुका था। मैं उतने देर से इसी के टाइम का तो बता रही हूँ कि हाइडेस्पीस का वॉर हुआ, ये वो, और वहां पे धनानंद है। इसकी सेना काफी लंबी चौड़ी थी। अगर आप लोगों ने शायद कहीं पढ़ा होगा तो माना जाता है कि इसके पास क्या थी, इसकी पैदल सेना भी थी, इसकी हाथी वाली सेना भी थी। बट ये सब ना क्वेश्चन नहीं आते कितनी लाख सेना थी, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। धनानंद के बारे में ये क्वेश्चन नहीं आता है बहुत ज्यादा। ठीक है, पश्चिमोत्तर प्रांत में मैंने आपको बता ही दिया कि जो वहां पर सिक्के पाए गए हैं उससे पता चलता है कि इनका जो साम्राज्य विस्तार था वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर तक, वहां तक इनकी सीमाओं का क्या था, निर्धारण था। तो ये है धनानंद के बारे में, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है सतीश, मौर्यन साम्राज्य के बारे में देखिए बात करें, क्योंकि इसमें ना बहुत कुछ पढ़ना है आप लोगों को। नंद डायनेस्टी के बारे में आई गेस मैंने लास्ट क्लास में ऑलमोस्ट चीजें बता दी थी, अगर नहीं होगा तो फिर लास्ट में देख लीजिएगा। बट आज मौर्यन स्टार्ट कर लेने दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी क्या हो गया, 5 से 10 मिनट इन सब चीजों में ही निकल गया है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि मौर्यन में बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो इसे अभी इस पे हम लोग आ जाते हैं, इस टॉपिक पे। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। इस डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो दैट चंद्रगुप्त मौर्य। आ जाइए, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी 322 और 23 ईसा पूर्व में। माना जा रहा है ना कि इसने क्या किया था, इसने धनानंद को मार दिया था। ठीक है ना, इसने धनानंद को मार दिया था। तो प्रॉपर वे में अगर देखा जाए तो 321, मतलब मान के चलिए कि 321 ईस्वी में हम लोग क्या देखते हैं, मौर्य वंश मतलब मौर्य साम्राज्य जो है वो स्टैब्लिश्ड हो रहा है। 321 ईसा पूर्व के आसपास, यानी उसके अप्रॉक्स जो कि 300 के आसपास हम क्या देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो रही है, यानी मौर्य साम्राज्य स्टैब्लिश्ड हो रहा है। मौर्य साम्राज्य अस्तित्व में आया, साम्राज्य अस्तित्व में आया, अस्तित्व में आया। ठीक है, अगर हम लोग बात करें और किसकी सहायता से, क्वेश्चन आता बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य, इसको आप दोनों कह सकते हैं। विष्णुगुप्त और या फिर चाणक्य की सहायता से, यानी विद द हेल्प ऑफ की सहायता से इसने क्या किया था, इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, साम्राज्य की स्थापना की विद द हेल्प ऑफ की स्थापना की। ठीक है ना, हम लोग क्या देखते हैं, विष्णुगुप्त या फिर हम लोग कह सकते हैं कि चाणक्य की सहायता से इसने क्या किया था,
हाँ, चाणक्य की सहायता से इसने क्या किया था, इसने इसकी स्थापना की थी मौर्य साम्राज्य की। ये चीज ध्यान रखने का, विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य की सहायता से इसने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। हम लोग देखते हैं 321 ईसा पूर्व के आसपास क्या हो रहा है, मौर्यन डायनेस्टी या मौर्य एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड, मौर्य साम्राज्य जो है वो क्या हो रहा है, एस्टैब्लिश्ड हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ओके, तो हम लोग क्या देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्यन साम्राज्य की बात करें हम लोग, तो इसका माना जाता है कि मूर एक जो है जो मोर होता है ना, मोर से ही ये टर्मिनोलॉजी क्या है निकल के आया है, मौर्य। मूर जो है मोर से निकल के आया है, तो माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी से थे जो उस समय पे क्या थे, मोर को पालते थे जो लोग, तो ये लोग उससे हैं। तो इसके कास्ट को लेकर के हम लोग क्या देखते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ जगह पर इसे शूद्र बताया जा रहा है, कुछ हत्या बताया तो मैंने आपको 300 अभी तो बताया था, धनानंद के बारे में मैंने लिख दिया है उसमें। एक बार थोड़ा सा क्लास को ऐसे रिवाइंड करके देख लीजिएगा मनीला, तो आपको दिख जाएगा। ठीक है ना, हाँ एक बार आप अगर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, देखिए कुछ चीजें देखना है इसमें कि मौर्य साम्राज्य की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो मौर्य साम्राज्य स्टैब्लिश्ड कैसे हो रहा है, स्टैब्लिश्ड हुआ कब, जब नंद डायनेस्टी समाप्त होती है। नंद डायनेस्टी की समाप्ति किसने की, उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने की। किसकी मदद से की, विष्णुगुप्त या चाणक्य की मदद से। 321 ईसा पूर्व में हम लोग क्या देखते हैं कि ये डायनेस्टी स्टैब्लिश्ड हो चुका था। 321 ईसा पूर्व में ये डायनेस्टी क्या हो चुका था, स्टैब्लिश्ड हो चुका था। तो अब एक चीज जो आपको ध्यान रखना वो ये है कि ये डायनेस्टी तो स्टैब्लिश्ड हो चुकी थी, लेकिन चुनौती क्या थी इनके सामने पे, इनके सामने चुनौती थी जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए अगर बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग इसको इस वे में समझ सकते हैं। मान लीजिए ये हो गया मगध एम्पायर, ठीक है, ये हो गया हमारा मगध, मगध हो गया, और ये हो गया हमारा उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। ये क्या है, उत्तर पश्चिमी सीमा। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में, सिकंदर और, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सिकंदर और किसके बीच में युद्ध हुआ था, सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में कई जगह आपको पता चलेगा कि पोरस जीता था, कई जगह पता चलेगा कि इसमें सिकंदर जीता था। तो लेकिन ये ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर सिकंदर इस क्षेत्र में, स्पेशली इस एरिया में, इसने किसको नियुक्त किया था, इसने नियुक्त किया था सेल्यूकस निकेटर को, सेल्यूकस निकेटर को। ठीक है, इसका नाम क्या था, हिज नेम वाज सेल्यूकस निकेटर। निकेटर, इसने किसको डिप्यूट किया था, अपने सेनापति। ये कौन था, सिकंदर का ये कौन था, ये अगर बात करें कि हु वाज ही, तो ही वाज कमांडर इन चीफ ऑफ अलेक्जेंडर। ये सेनापति था उसका। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि उस टाइम पर जो सेनापति हुआ करते थे वो एक नहीं होते थे, वो अलग अलग टुकड़ियों को, हाँ हाँ केशव, उसे ही कहा जाता है, उसे ही कहा जाता है, हाँ नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत जो है ना, उसे ही कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, ध्यान से सुन लीजिएगा, सेल्यूकस निकेटर को किसने नियुक्त किया था सेनापति के तौर पर। यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर को सिकंदर जो है अपना एक तरीके से कि भाई मेरे बिहाफ पर आप क्या करो, यहाँ पर रूल करो, ऑन द बिहाफ ऑफ अलेक्जेंडर ही रूल्ड। हम कह सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ अलेक्जेंडर ही रूल्ड, यानी अलेक्जेंडर की जगह पर ही हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, ही रूल्ड। ठीक है ना, यानी सिकंदर के स्थान पर, यानी सिकंदर नहीं है, सिकंदर वापस जा चुका है, तो उसके स्थान पर यहाँ पर कौन रूल कर रहा है, दैट वाज सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर क्या कर रहा था, यहाँ पर रूल कर रहा था। ओके, तो ये जो है अगर हम लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, मैंने आपको क्या कहा कि मगध का साम्राज्य विस्तार तो अच्छा खासा हो ही चुका था, ठीक है, लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य आता है तो ये जो एरिया था स्टूडेंट, ये बेसिकली किसके हाथ में था, ये था यूनानियों के हाथ में। किसके हाथ में था ये क्षेत्र, यूनानियों के हाथ में। तो आप लोगों का कभी एक क्वेश्चन आ भी चुका है कि मुक्तिदाता के तौर पर कौन सा शासक जाना जाता था,
ठीक है ना, मुक्तिदाता। तो मुक्तिदाता इन द सेंस कि इसने किससे मुक्ति दिलवाई थी, यूनानियों से मुक्ति दिलवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि ये क्षेत्र किसके हाथ में था, ये क्षेत्र यूनानियों के हाथ में था। तो यहाँ पर करना क्या है आपको, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा इसे, कि हम लोग क्या देखते हैं कि जब ये कंडीशन थी तो चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका मगध का ये एम्पायर तो था ही, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि लगभग 305 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ। क्या हुआ, एक युद्ध हुआ, एक युद्ध हुआ 305 ईसा पूर्व में, ठीक है। और ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ, ये युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और किसके बीच हुआ था, सेल्यूकस निकेटर के बीच में, और सेल्यूकस निकेटर के बीच में हुआ था, ठीक है। ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में एक युद्ध हुआ। कब हुआ था स्टूडेंट, 305 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। 305 ईसा पूर्व में ये युद्ध हम लोग देख रहे हैं किसके किसके बीच हो रहा है, ये चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में हुआ था, ठीक है ना। किसके किसके बीच हुआ, तो माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य का जो एक्सपेंशन है, या जो उसके राजा के तौर पर स्टैब्लिश करने में, यानी अपने एम्पायर को स्टैब्लिश करने में उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही, अचीवमेंट क्या रहा, तो अचीवमेंट था स्पेशली उत्तर पश्चिमी सीमांत जो क्षेत्र था, वहां पर जब इसने ये क्षेत्र मिला लिया, तो ये इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा, सबसे बड़ा उपलब्धि इसकी हम लोग कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसने इस युद्ध में किसे हरा दिया था, सेल्यूकस निकेटर को, ठीक है। तो ये युद्ध जो हुआ, तो इस युद्ध में हम लोग क्या देखते हैं, चंद्रगुप्त ने क्या किया था, सेल्यूकस को पराजित किया, ठीक है। इस युद्ध में इसने क्या किया था, सेल्यूकस को पराजित किया था, ये इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट रही। अब मान लीजिए कि ये जो युद्ध हुआ, तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, एक संधि हुई। युद्ध के बाद क्या हुई, एक संधि हुई, संधि इन द सेंस एक ट्रीटी हुई, और इस ट्रीटी में क्या हुआ, इस ट्रीटी में ये हुआ कि सेल्यूकस ने क्या किया, देखिए ये संधि हुई किसके साथ स्टूडेंट, ये संधि हुई सेल्यूकस के साथ, ठीक है। सेल्यूकस ने क्या किया कि इसे कहा कि ठीक है, हम अपना जो आपको जो उत्तर पश्चिमी वाला जो क्षेत्र है वो हम आपको क्या कर रहे हैं, दे देंगे। तो यानी कि नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है, नॉर्थ वेस्ट का एरिया क्या किया गया, दे दिया किसे, चंद्रगुप्त को। और साथ के साथ इसने अपनी पुत्री का विवाह किया, अपनी पुत्री का विवाह करवाया। अब बात करें इसकी पुत्री का नाम, देखिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिलता है। कई जगह आपको मिलेगा कार्नेलिया, ठीक है, कई जगह मिलेगा हेलेना, दोनों एक ही है, दोनों क्या है, एक ही है, दोनों क्या है, एक ही है। कई जगह कार्नेलिया मिलेगा और कई जगह हेलेना मिलेगा, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, ये दोनों के दोनों क्या है, एक ही है। तो ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य, अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, सेल्यूकस निकेटर को पराजित करना। और इस युद्ध में संधि हुई, संधि में हम लोग क्या देखते हैं कि इस युद्ध में जब संधि हुई तो संधि में हुआ क्या, हाँ, इस युद्ध में जब संधि हुई तो संधि में हम लोग क्या देखते हैं, क्या परिणाम निकला, सेल्यूकस ने कहा कि ठीक है, जो मेरा उत्तर पश्चिमी वाला जो क्षेत्र है, जो मेरे अंडर में है, वो क्षेत्र मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, वो क्षेत्र मैं क्या करूंगा, आपको दे दूंगा। और इसके साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं कि इसका विवाह जो है, इसकी पुत्री, जिसका क्या नाम था, क्या हो गया, ये नेट चला गया क्या, 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। हाइडेस्पीस का युद्ध उसे बोला जाता है, ठीक है। हाँ, कार्नेलिया और हेलेना दोनों एक ही है। स्क्रीन चला गया, ये आज नेट में समस्या आ रही है क्या, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर,
अच्छा कोई नहीं, वीडियो प्ले हो जाएगा, परेशान नहीं। देखिए कुछ कभी कभी होता है ना, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। ओके हाँ जी, मैं आ गई हूँ, वापस आ गई हूँ, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, सो नो वरी अबाउट दैट। ये मैं कह रही थी, इसे अगर आप लोगों ने नहीं लिख लिया होगा, आप लोगों ने आई गेस, कि हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि चंद्रगुप्त, हाँ आगे बता ही रही हूँ, सब वीडियो आ चुकी हूँ मैं। ये देख लीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का हम लोग क्या देखते हैं कि इसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो क्या थी, वो सेल्यूकस निकेटर को पराजित करना, ये इसकी सबसे बड़ा इसका अचीवमेंट था, जिससे क्या होता है, इसके क्षेत्र का विस्तार होता है। अब विस्तार के तौर पर अब हम लोग देखें, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का अगर साम्राज्य विस्तार की बात करें, साम्राज्य विस्तार की बात करें, तो हम लोग क्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये, ठीक है ना, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसका जो क्षेत्र विस्तार है, इसका क्षेत्र विस्तार हम लोग क्या देखते हैं कि उत्तर पश्चिमी जो सीमांत प्रांत है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर है, उसमें हम लोग क्या देखते हैं, काबुल, हेरात, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है वो भी क्या था, काफी सारे, यानी बलूचिस्तान, और पंजाब, स्पेशली ये क्या है, ये उत्तर पश्चिम में जो इसको क्षेत्र मिले, जो क्षेत्र इसे उत्तर पश्चिमी में मिले, यानी जो इसने क्षेत्र जीता नॉर्थ वेस्ट में, जो क्षेत्र इसने जीता वो हम लोग क्या देखते हैं कि काबुल, हेरात, बलूचिस्तान और पंजाब, जो कि इस तरफ, यानी इस तरफ पड़ते हैं, ये वाले, ये ही है उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, यही है उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, यही है जो चंद्रगुप्त का मौर्य साम्राज्य। अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये तो था ही, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इसके अतिरिक्त अगर बात करें हम लोग, तो कहां कहां देखते हैं, इस तरफ, यानी अगर आप इस तरफ आ जाइए, यहां पर इसका क्षेत्र विस्तार कहां कहां पर है, यानी उत्तर भारत की अगर बात करें तो हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पे जो स्पेशली जो गंगा यमुना का जो मैदान था, वहां तो इसका था ही क्षेत्र विस्तार, गंगा यमुना का मैदान, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग फिर क्या देखते हैं कि पूरा का पूरा बिहार, बंगाल, गुजरात और विंध्य, बिहार, बंगाल, गुजरात, नीचे, अच्छा चलिए अभी है जगह इसमें, बंगाल, गुजरात और विंध्य की बात करें ना स्टूडेंट, तो ध्यान रखिएगा कि विंध्य का मतलब हो गया मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, जिसको विंध्यन रेंज बोला जाता है। तो वहां पर ये हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के क्षेत्र विस्तार के बारे में। ये देख लीजिए उत्तर भारत में यहाँ का जो पूरा क्षेत्र है, ये देखिए, ये रहा गंगा यमुना का ये जो क्षेत्र है, ये इसके पास था। उसके अलावा बात करें बंगाल का क्षेत्र था। उसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं, गुजरात का जो क्षेत्र था वो तो था ही। उसके अतिरिक्त ये जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है वो सारे के सारे इसके हो चुके थे। विंध्य तक का जो क्षेत्र है, इनफैक्ट जब आप लोग देखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखना की जो प्रोसेस उसने किया था वो किया था श्रावण बेलगोला में। और श्रावण बेलगोला कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है कर्नाटक में। तो माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की के क्षेत्र का जो प्रसार था, जो उसकी सीमा, क्षेत्रीय सीमा का जो प्रसार था वो मैसूर तक था। ठीक है, तो मैसूर कहाँ पड़ता है, मैसूर पड़ता है कर्नाटक में। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि अगर हम लोग दक्षिण भारत की बात करें, अगर हम लोग दक्षिण भारत की बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा का विस्तार कहां तक दिखाई देता है। चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा का विस्तार, यानी क्षेत्रीय सीमा का विस्तार हम लोग कहां तक देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की क्षेत्रीय सीमा का विस्तार, क्षेत्रीय सीमा का विस्तार कहां तक दिखाई देता है हमें, कर्नाटक के मैसूर तक, कर्नाटक के मैसूर तक, मैसूर तक। ठीक है ना, ये रहा कर्नाटक, ये रहा कर्नाटक, और ये मैसूर यहाँ पर है, जहाँ के फेमस टीपू सुल्तान के बारे में आपने सुना होगा। मैसूर का जो था युद्ध हुआ था बहुत फेमस, अगर मॉडर्न इंडिया की बात करें तो, है ना।
एंग्लो इंडियन मैसूर वॉर जो हुआ था, अगर आप लोग को ध्यान होगा तो ये वही मैसूर है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें इसके अतिरिक्त भी कि भारत में स्वच्छता के रैंकिंग में अभी ना इंदौर आया है, इसके पहले जो था मैसूरू ही नंबर 1 पे रहा था, अगर आप लोग को स्वच्छता रैंकिंग अगर ध्यान में होगा तो। ठीक है, तो मैसूर, कर्नाटक के मैसूर तक हम लोग क्या देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की क्षेत्रीय सीमाओं का विस्तार था। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र कवर कर रहा है या नहीं कर रहा, आप ही बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के देख लीजिए एरिया विस्तार, अगर आप देख सकते हैं तो पूरा का पूरा उत्तर पश्चिमी है, पूरा उत्तर भारत में गंगा यमुना दो आप तो है ही, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य यानी मध्य देश तक। उसके अतिरिक्त बात करें तो कर्नाटक के मैसूर तक पूरा का पूरा क्षेत्र विस्तार किसका दिखाई देता है, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ये इसका जो क्षेत्रीय सीमाओं का निर्धारण जो है वो मैंने आपको बताया। तो ये आप देख सकते हैं ये कितने बड़े स्तर तक था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये कितने बड़े स्तर तक था। ठीक है, कौन सा, किसका किसका बोल रहे हैं? अच्छा, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का जो है आप वो पूछ रहे हैं कि मैम इसका हेरात का कौन सा जगह जाएगा, है ना? देखिए, कंधार का नाम सुना है आप लोगों ने अफगानिस्तान में? सुना है। काबुल और हेरात अभी के टाइम पर अगर आप सर्च करेंगे ना अफगानिस्तान तो आपको हेरात वहां मिल जाएगा। ठीक है, हेलो, सुन रहे हैं आप लोग, है ना? अगर अभी के समय पे अफगानिस्तान में आप सर्च करेंगे हेरात तो आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, और इनफैक्ट अगर आप लोगों को इनका यानी कि अगर काबुल, हेरात, बलूचिस्तान, इसका अगर आपको पुराना नाम भी जानना है तो हेरात का जो नाम था एरिया, हेरात का उस टाइम पे नाम क्या था, एरिया, याद रखिएगा। हेरात का नाम क्या था, एरिया। कंधार का नाम था यहां पर आ जाइए, कंधार, कंधार का क्या नाम था, अराकोशिया। उस टाइम का जो नाम था इसका, सबका तो नहीं, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है बस ये ध्यान रखिएगा। कंधार का क्या नाम था, अराकोशिया। ठीक है ना, कंधार का क्या नाम था, अराकोशिया। इस तरह से इसका नाम का क्या किया गया है, विभाजन जो है यानी बताया गया है। और जेड्रोशिया जो है वो मकरान का था, मकरान जो है जेड्रोशिया, जेड्रोशिया, मकरान। ठीक है, ये उस क्षेत्र का क्या था, नाम था जेड्रोशिया। अच्छा, आर्ट एंड कल्चर के कंटेक्स्ट में पूछ रहे हैं। देखिए, आर्ट एंड कल्चर के बारे में अगर बात करें ना तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि मौर्यंस, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर में आप बहुत से बहुत, हम बहुत ज्यादा चीजों का निर्माण नहीं देख रहे हैं आर्ट एंड कल्चर में। और बहुत जो थोड़ा बहुत काम हुआ भी है वो जैन स्कल्पचर्स पे हुआ है जो स्थापत्य हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कार्य मौर्यन अगर कल्चर की बात कर रहे हैं तो वो होता है मौर्य के, अशोक के टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो अशोक के टाइम पीरियड पे जैसे आप लोग बात करें ना कि मैम वहां पर हम लोग देख रहे हैं उत्तर पश्चिमी जो है तो वहां पर बहुत सारे बौद्ध के जो हैं स्टैचूज मिलने शुरू हो गए थे और ये सारी चीजें, तो ये हम लोग मेनली देखते हैं अशोका के टाइम से। यानी मौर्यन जो अगर बात करें आर्ट एंड आर्किटेक्चर के कंटेक्स्ट में तो वो अशोक के टाइम पर शुरुआत होती है उसकी। ठीक है, रानी अशोक नहीं, नहीं रानी अशोक इसका नहीं, वो कर्नाटक में है। तो वो आगे जब आए अशोक का आ जाएगा ना आर्ट एंड कल्चर। हाँ, वो है मौर्यंस का ही टॉपिक है वो, रानी अशोक के बारे में जो आपका क्वेश्चन है तो वो साउथ इंडिया में पाया गया है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य कैसे बनवा देगा, अगर उसका पुत्र है थोड़ी ना है वो, तो उसके बाद की कहानी है। तो चंद्रगुप्त का तो समय वो वैसे भी नहीं है। किसको पढ़ना है आपको, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है मौर्यंस का, ये पूरा टॉपिक पढ़ना है?
अच्छा अच्छा, उसके बारे में सुनिए, एक बात मैं आपको बता रही हूँ, बुक्स की अगर बात करें ना तो आप चाहें तो बुक्स तो बहुत सारी है, मतलब भरी हुई है बुक्स। आप चाहें तो अगर ज़्यादा डीप में देखना है तो आप एनसीईआरटी वगैरह भी देख सकते हैं। आप जो रोमिला थापर का सबसे ज़्यादा मॉरियंस पे वर्क हुआ है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। बुक्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन डिपेंड करता है ना कि जैसे आप लोग अभी बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, आप सब सुन रहे हैं? हाँ, तो मैं ये कहती कि अभी बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए परेशान ना हो। देखिए अभी चूंकि मैं पीटी पर्पस से पढ़ा रही हूँ ना, तो पीटी में बहुत ज्यादा मेंस का अगर ले जाऊं तो भी सही नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो बहुत डीप में तब पढ़ाऊंगी ना जब मैं आपको बीपीएससी मेंस के लिए जब पढ़ाया जाएगा तो बहुत डीप में उसकी आवश्यकता है। अभी जो है खामोखा अभी अपने आप को बहुत परेशान न करें। बाकी तो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता ही रही हूँ। कहीं कुछ दिक्कत होगी तो आप मेरे से बेशक पूछ सकते हैं, या ऐसा अगर आपको कोई समस्या है तो कोई इसके लिए स्पेशल क्लास एक ले ली जाएगी। कोई समस्या की बात नहीं है। वो जो आपको टर्मिनोलॉजी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो मैं कह रही हूँ कि मैं बता दूंगी इसमें। क्या करूँ? ठीक है, ओके। चलिए ये हो गया। तो ये क्या था, हम लोग देखते हैं क्या कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का स्पेशल जो एरिया था उसके बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर बात कर रहे थे। ठीक है, अब बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, अगर हम लोग बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो कौन सा, अब उसका आपने क्षेत्र देख लिया, विवाह देख लिया। धर्म की बात करें तो यह स्टार्टिंग में माना जाता है कि ये बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन बाद में ये जैन धर्म को मानने लग गया। ये एक ऐसी मान्यता है, लेकिन यह जो था प्रॉपर अगर देखें तो यह जैन धर्म का, यह जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, अब इसका हमें एविडेंस के तौर पर, यानी इसके साक्ष्य क्या है, इसके साक्ष्य क्या है, साक्ष्य क्या है, तो हम लोग क्या देखते हैं 300 ईसा पूर्व के आसपास में क्या हो रहा है, फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ था। प्रथम जैन संगीति हुई थी, प्रथम जैन संगीति हुई थी, फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ था। कहां पर हुआ था, स्थान की बात करें अगर, कहां पर हुआ था, स्थान, स्थान की बात करें तो ये हुआ था पाटलिपुत्रा में। देखिए मेन चीज अगर याद रहेगा ना तो एग्जामिनेशन में आप एलिमिनेट करके आराम से पहुंच सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट जैन काउंसिल जो है ये इसी के समय पर क्या हुआ था, अरेंज हुआ था। यानी कि फर्स्ट जैन काउंसिल किसने करवाया था, ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ था। किसने करवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। बात किया जाए कहां पर करवाया था, तो ध्यान रखिएगा कि कहां करवाया था, इसने पाटलिपुत्र में करवाया था। ठीक है, इसमें अगर बात की जाए कि इसमें कार्य नहीं, इसके अध्यक्ष की बात करें, ठीक है ना, इसके अध्यक्ष कौन थे, एक चीज आपको ध्यान रखना है, इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। कौन थे, स्थूलभद्र। यहां पर जो याद रखने वाली बात है, इनको इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, स्थूलभद्र व स्थूलभद्र। ठीक है ना, स्थूलभद्र कौन थे, इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट अगर इसमें हम लोग बात करें कि यहाँ पर इसमें कार्य क्या हुआ था, इसमें जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। इसमें क्या किया गया था, जैन धर्म के 12 जो अंग थे उसका क्या किया गया था, संकलन किया गया था। इसमें जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। ये मैंने अपने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, अगर आप लोग को याद होगा कि जो जैन रिलीजन से जो भी पुस्तक थे वो पहले पूर्व कहा जाता था उसे। बाद में हुआ क्या कि ये सोचा गया कि क्यों ना इसे कंपाइल करके एक जगह रख दिया जाए। तो जब कंपाइलेशन की बात हुई तो जब ये कंपाइल हुआ तो ये किस नाम से जाने लगा, इसे अंग बोला जाने लगा। 12 अंग, 12 अंग का मतलब हो गया कि 12 टेक्स्ट जो हैं रिलेटेड टू जैनिज्म और महावीर जैन से संबंधित जो किताब थी वो क्या हुए थे, कंपाइलेशन हुआ था इसमें। ठीक है ना, इसमें क्या हुआ था, कंपाइलेशन हुआ था। और बात करें कि जो जैन धर्म में डिवीजन हुआ है श्वेतांबर और दिवांगम, वो भी यहीं पर हुआ था। जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर श्वेतांबर और दिगंबर में क्या हुआ था, विभाजन हुआ।
में विभाजन हुआ। ठीक है ना, जैन धर्म में क्या हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर विभाजन हुआ था। ये चीज थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है आपको कि हुआ क्या था इसमें डिवीजन, श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर का मतलब होता है जो श्वेत कपड़े पहनते हैं, दिगंबर का मतलब होता है जो कपड़े नहीं पहनते हैं। ये चीज ध्यान रखना है आपको। श्वेतांबर यानी जो श्वेत कपड़े उजले वस्त्र जो धारण करते हैं, दिगंबर जो है इनका मानना है कि हम जहां भी जाते हैं हमारे ऊपर ऊपर अंबर चलता है, तो अंबर ही हमारा वस्त्र है, दैट इज नोन एज दिगंबर। जिसका दिग ही जिसका अंबर हो, यानी आकाश ही जिसका वस्त्र हो, उसे ही कहा जाता है दिगंबर, जो कपड़ों को वस्त्रों को धारण नहीं करते हैं। श्वेतांबर जो श्वेत कलर के व्हाइट कलर के कपड़ों को पहनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है श्वेतांबर, यानी श्वेत कपड़ों को वो पहनते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। स्थूल भद्र के नेतृत्व में क्या हुआ था, यहाँ पर फर्स्ट जैन संगीति हुई थी। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि अगर पूछा जाए कि जैन धर्म का, अगर यहाँ क्वेश्चन ये आए कि इसमें से चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसके गुरु कौन थे, ठीक है ना, उसके गुरु कौन थे, तो भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, गुरु थे। भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको मैं ये बता दूं कि ध्यान रखना आपको, एक क्वेश्चन और है कि क्वेश्चन ये आता है कि वह कौन सा ऐसा मौर्य शासक था जिसके समय पे जैन धर्म के यानी स्थूल भद्र और भद्रबाहु ये दोनों के दोनों जो है, मतलब ये भी नहीं, एक क्वेश्चन ये आता है कि एक 12 वर्षों का अकाल कौन से मौर्य शासक के काल में पड़ा था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था। ये चीज ध्यान रखिएगा। कब माना जाता है कि 12 ईयर फेमाइन जो है वो कहां पर किसके काल में पड़ा था, इसी के काल में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, जिसके दौरान माना जाता है कि स्थूल भद्र और जो भद्रबाहु हैं, इन दोनों में क्या होता है कि भद्रबाहु क्या करते हैं, वो अपने जो शिष्य थे उनको लेकर के वो चले जाते हैं दक्षिण भारत, स्थूल भद्र यहीं रह जाते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि दोनों अलग अलग क्षेत्रों में क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। यही एक कारण था कि जब भद्रबाहु दक्षिण भारत चले जाते हैं तो कर्नाटक का श्रावण बेलगोला एक बहुत ही मेजर जैन सेंटर के तौर पर क्या हुआ, इमर्ज्ड हुआ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि अकाल की बात करें तो कई जगह एक क्वेश्चन आता है कि 12 वर्षों का अकाल कौन से जैन शासक के काल में पड़ा था, तो 12 वर्ष, देखिए अलग अलग सोर्सेज में कहीं 10 वर्ष भी हो सकता है, लेकिन अगर इतना ध्यान रखिएगा कि 10 प्लस पे ही हम जाएंगे कि इतना लंबा अकाल जो है वो किसके टाइम पे पड़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। कई जगह आता है कि 12 वर्षों का अकाल, कई जगह आपको ये 10 वर्षों का मिला। लेकिन आपको एक अगर क्रक्स की बात करें तो आपको ध्यान रखना होगा कि एक लंबे समय का जो अकाल है, लंबे समय अवधि का जो अकाल था वो किसके काल पर आया था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। 12 वर्षों का जो अकाल है, अकाल को फेमाइन बोलते हैं, FA फेमाइन, ठीक है ना। 12 वर्षों का अकाल किसके टाइम पर आया था, इसके चंद्रगुप्त मौर्य के काल पे, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अकाल आता है और इसी टाइम पर हम लोग क्या देखते हैं, भद्रबाहु और स्थूल भद्र, इन लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों का विभाजन किया। भद्रबाहु कहाँ चले जाते हैं, भद्रबाहु चले जाते हैं दक्षिण भारत, ठीक है, और स्थूल भद्र कहाँ रह जाते हैं, यहीं उत्तर भारत। स्थूल भद्र कहाँ रह जाते हैं, उत्तर भारत, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, तो अब आप समझ ही गए कि फर्स्ट जैन काउंसिल जो हुआ क्यों स्थूल भद्र के नेतृत्व में हुआ, क्योंकि जो क्षेत्र का विभाजन हुआ था उस हिसाब से यहां डोमिनेंसी किसकी थी, यहां डोमिनेंसी थी स्थूल भद्र की। क्लियर है ये, ठीक है। यहां डोमिनेंसी किसकी थी, हाँ देख लीजिएगा। यानी हम लोग क्या देखते हैं कि जब अकाल पड़ा तो जो जैन धर्म के जो दोनों अनुयायी थे, बड़े बड़े जो जैन जो मुनि थे, भद्रबाहु और स्थूल भद्र, इन्होंने अपने क्षेत्र का विभाजन किया। भद्रबाहु दक्षिण भारत चले गए और स्थूल भद्र उत्तर भारत में रह गए। यही कारण है कि फर्स्ट जो जैन काउंसिल हुई उसके अध्यक्ष कौन रहे, स्थूल भद्र रहे, क्योंकि इनका क्षेत्र यही था, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग अब आगे देखते हैं। इसके बाद अगर हम लोग आगे देखते हैं कि अब जो है, यानी एक बहुत ही फेमस डेट है, माना जाता है कि 298 ईसा पूर्व में, कब, 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको कहा जाता है सल्लेखना,
संलेखना और संथारा, और संथारा। माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना या संतारा के माध्यम से अपने प्राण त्यागे थे, के माध्यम से अपने प्राण त्याग दिए थे, अपने प्राण त्याग दिए थे, कहां अगर बात किया जाए तो ये किसके साथ गया था, तो यह कहां पर इसने किया था, यह कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में, कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में भद्रबाहु के नेतृत्व में इसने इस कार्य को संपादित किया था। श्रावणबेलगोला में भद्रबाहु कौन थे, इसके गुरु थे। भद्रबाहु के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, इसने इस पद्धति को अपनाया या इस प्रक्रिया को किया, इसने इस प्रक्रिया को अपनाया या इस प्रक्रिया को संपादित किया। अब आते हैं यहाँ पर, देख लीजिए, ध्यान रखिएगा कि 298 ईसा, ये एकदम बिल्कुल, ये क्या डेट आपको हर जगह मिल जाएगा कि 298 ईसा पूर्व में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किससे हुई थी, संलेखना से। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु अगर हम लोग बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है वो कब हो रही है, 298 ईसा पूर्व में हो गई। अब यहाँ पर देखिए कुछ बातें आप लोगों को समझा दूं। जैसे बात की जाए कि व्हाट इज संलेखना और संथारा, संलेखना और संथारा क्या होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, संलेखना और संथारा का मतलब होता है स्टूडेंट कि जब आपको ये लगने लग जाए कि हम अब क्या हो चुके हैं, उम्र के उस दहलीज तक पहुंच चुके हैं कि अब हम अपनी जो है इच्छा मृत्यु को हम अपना लें। संलेखना को अगर वन वर्ड में कहा जाए, दिस इज कॉल्ड इच्छा मृत्यु, यानी अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। इसको यूथनेसिया भी कहा जाता है इंग्लिश में। ओके, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, यूथनेसिया। यूथनेसिया इन द सेंस कि अब मुझे लग रहा है कि मैं अब जो है अपनी उम्र के उस पड़ाव पर हूं कि मैं इच्छा से अपनी क्या कर सकता हूं, अपनी जो प्राण है त्याग सकता हूं। इसमें यह भी है कि इसमें क्या किया जाता है, उपवास के द्वारा। प्रोसेस क्या है, अगर बात की जाए कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ संलेखना, तो इसमें क्या किया जाता है, उपवास के माध्यम से। किसके माध्यम से, उपवास और योग के माध्यम से, उपवास और योग के माध्यम से। ठीक है ना, किसके माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि उपवास, फास्ट भी रखा जाता है एंड मेडिटेशन। तो इंग्लिश में हम लोग लिख सकते हैं फास्ट एंड मेडिटेशन। ठीक है ना, ये प्रोसेस किस प्रकार से किया जाता है, क्या कह रहे हैं, प्लीज थोड़ा तेज बोलेंगे, मैं नहीं सुन पा रही हूं। नहीं तो एक साल का तो स्लाइटली देखिए, ऐसे 298 कंफर्म मानिए, 297 अगर किसी बुक में है तो मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर आप लोग को मेरी फर्स्ट क्लास याद होगी तो मैंने शुरू से कहा कि एक साल का जो स्लाइटली डिफरेंस है उसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, मान लीजिए जो क्वेश्चन सेट कर रहा है उसे ही नहीं पता हो, या वही कहीं भूल गया कि भाई 298 तो वो क्या करेगा, 297 कर देगा। तो कई बार क्या है, या उसने जो सोर्स टेक्स्ट बुक उठाया मे भी उसमें 297 हो, तो एक आध साल का ना वेरिएशन चलता है। आप प्लीज इसके लिए इतिहास में, क्योंकि देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा ये वो टाइम पीरियड है जब हमारे पास बहुत ज्यादा सोर्सेज नहीं है। ठीक है, जब इतिहास को जानने के बहुत सोर्सेज होते हैं ना, तो एग्जैक्टली जैसे मॉडर्न इंडिया की बात करें, मेडिवल में भी आपको पता है कि एकदम एग्जैक्टली डेट, क्योंकि इतिहासकार रहने लगे थे, लिखने लगे थे, तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इतिहास के जो एग्जैक्ट डेट है वो हमारे पास है। लेकिन ईसा पूर्व में क्या है ना, हमारे पास एग्जैक्ट डेट नहीं है, तो इसी वजह से इतिहासकार नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग क्या स्लाइटली वाला मामला चलता है यहाँ पर। क्लियर है ये? क्या कह रहे हैं, संथारा? क्या बनाया था, नहीं सुन पा रही हूं मैं।
देखिए इसके बारे में, जैसे जैन संप्रदाय के बारे में, देखिए मैं आपका ना सवाल पूरा ढंग से सुन नहीं पा रही हूँ, बस आधा पे जाके मुझे सुनाई दे रहा है। ध्यान से सुनिएगा, मैं ये कह रही थी संथारा और संलेखना जो है ना, जैन धर्म में ये एक प्रोसेस किया जाता है और इसमें यही होता है कि अगर आपको लगे कि अब जो है हम अपनी मृत्यु, यानी हम अब इच्छा मृत्यु की ओर हम जा सकते हैं, अपनी मर्जी से हम मृत्यु को अडॉप्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग, मतलब फास्ट रख के या मेडिटेशन करके, तो उसे कहा जाता है संलेखना या संथारा। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि बार बार क्या होता है कि आप इनफैक्ट अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो हो सकता है कि किसी एग्जाम में आप पढ़िएगा कि कौन ऐसे प्रसिद्ध जैन मुनि थे जिन्होंने अभी अभी संथारा के लिए अपने तरफ से एप्लीकेशन दिया, बट उसको न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया। बार बार ये चीज आता है, ठीक है ना। तो उसको एक तरह से इंडिया में बात करें, इंडियन जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है उसमें इसे माना जाता है क्या कि ये एक तरीके से क्या है, हत्या करने की जो अपने कहते हैं ना सुसाइडल टेंडेंसी है, इसलिए इसे मना कर दिया जाता है, ठीक है। कई ऐसे जैन मुनि हैं जिन्होंने कई बार एप्लीकेशन दिया है कि हम लोग संथारा के प्रोसेस को चाहते हैं, लेकिन हमेशा ऑनरेबल कोर्ट जो है हमारा उसने क्या किया कि नहीं, ये जो है क्योंकि ये सुसाइडल टेंडेंसी है और इसे हम ओके नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर के कई बार ऐसा हुआ है कि जैन धर्म में आप देखिएगा कि हमेशा कोई ना कोई ऐसा लोग पिटीशन देता है कि हम चाहते हैं कि संथारा के प्रोसेस को अपनाएं, पर हमेशा जुडिशियरी जो है इसे मना कर देती है, ठीक है। जुडिशरी ने क्या किया, हमेशा मना कर दिया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि संथारा और संलेखना जो है ना, ये बहुत फेमस प्रोसेस है, इनके यहाँ का बहुत ही फेमस प्रोसेस है, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग किसके बारे में देख रहे थे, ये हम लोग देख रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, किसने क्या किया था संलेखना के प्रोसेस से। कौन सी जगह पे, कर्नाटक का श्रवणबेलगोला, कौन सी जगह है ये, कर्नाटक का श्रवणबेलगोला, और किसके नेतृत्व में, ये भद्रबाहु के नेतृत्व में इसने क्या किया था, इस प्रक्रिया को अपनाया था, यानी इसने इस प्रक्रिया को क्या किया था, अपने शरीर इसने त्याग दिए थे, ठीक है ना। इसने इस प्रक्रिया को किसके इस प्रोसेस से अपनाया था, संलेखना का प्रोसेस अपनाया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, इसमें कुछ जो है थोड़ा बहुत, अभी 10 मिनट है, तब तक के लिए बिंदुसार भी थोड़ा देख ही लेते हैं हम लोग। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए घबराइए मत, मौर्यंस का एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ मैं करवा दूंगी, इसके लिए परेशान नहीं होना कि मैम मौर्यन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि मुझे भी पता है कि उसमें अच्छे खासे क्या आते हैं, सवाल आते हैं, ठीक है। इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या है मेरी, ओके नहीं, मुझे नहीं बोला गया, आज वो रहने दीजिए, क्योंकि कहीं शेड्यूल, सॉरी एक मिनट रुकिए, आज वो रहने दीजिए, कहीं शेड्यूल लगा हुआ अभी, ठीक है ना। बिंदुसार के बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो आ जाइए बिंदुसार के बारे में बात करें तो ये कौन था, ये चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, पुत्र था। अगर इसके बारे में बात करें, यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, ठीक है ना, बिंदुसार। ध्यान रखना है, ही वॉज सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, या चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है, ये पुत्र था। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, बिंदुसार के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका टाइम पीरियड की बात करें तो इसके टाइम पीरियड का हम लोग देखते हैं क्या कि 298 से 272 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड मिलता है हम लोगों को, इसका टाइम पीरियड मिलता है। स्रोत कभी भी, अभी मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं होना है, ज्यादा परेशान इन द सेंस क्यों नहीं होना है ज्यादा परेशान, क्योंकि मॉरियल्स का मैं एक साथ सारा का सारा आप लोगों को बता दूंगी, जितना एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों का हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, उसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि मैम क्या करें, ठीक है। और ये बात की जाए कि किससे पता चलता है, तो देखिए दीपवंश, महावंश, कुछ सोर्सेज हैं जिससे हम लोगों को इसके बारे में पता चलता है। महावंश और सिंहली अनुश्रुति, सिंहली अनुश्रुतियों के माध्यम से पता चलता है, के माध्यम से पता चलता है कि पता चलता है कि बिंदुसार किसका पुत्र था, चंद्रगुप्त का, कि बिंदुसार
चंद्रगुप्त का पुत्र था, चंद्रगुप्त का पुत्र था। ठीक है ना, हम लोग क्या देखते हैं कि बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। दीपवंश, महावंश और सिंहली अनुश्रुतियों के माध्यम से पता चलता है कि बिंदुसार क्या था, चंद्रगुप्त का पुत्र था। ये सोर्सेज है हमारे सामने जिससे कि क्या है, पता चलता है कि ये क्या था। अच्छा, एक चीज और सुन लीजिएगा, जो यूनानी, अब देखिए चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कहाँ हुआ है, यूनान में हुआ है, तो हम क्या देखते हैं कि इसके जो संबंध हैं वहां पर देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि सेंड्रोकोटस के नाम से कौन जाना जाता था, वो एक पॉइंट रह गया था, अगर चाहें तो लिख लीजिएगा, सेंड्रोकोटस। यूनानी अभिलेखों में, किसमें बात कर रहे हैं हम लोग, यूनानी अभिलेखों में। ठीक है, यूनानी अभिलेखों में। अभिलेख, स्टूडेंट जो भी नए हैं ना, अभिलेख का मतलब होता है जो एविडेंसेस जो पाए गए हैं वहां पर। तो यूनानी अभिलेखों में हम लोग क्या देख रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला गया है, सेंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है, सेंड्रोकोटस। क्या कहा गया है, सेंड्रोकोटस। ठीक है, सेंड्रोकोटस कहा गया, ये ध्यान रखिएगा। ये किसको कहा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस बोला गया है यूनानी अभिलेखों में। ओके, जो भी इसका मतलब है यूनान में जो अभिलेख, इनफैक्ट माना जाता है कि चंद्रगुप्त को वहां पर बहुत ही इज्जत के साथ और बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ उसके नाम लिखे गए हैं कई जगह पे। कई जगह सेंड्रोकोटस, कई जगह एंड्रोकोटस भी है। इन सम प्लेसेस ही वाज आल्सो नोन एज एंड्रोकोटस। कई जगह वो क्या है, एंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि क्या है, यूनान से संबंध स्थापित हो चुका है, तो इससे ये चीजें पता चलती हैं हम लोगों को। ठीक है ना। अब बात करें, देखिए कुछ जो जैन टेक्स्ट हैं इसके बारे में, जो जैन साहित्य हैं, जैन साहित्य में इसके जो हम क्या देखते हैं कि जैन साहित्य में क्या कहा गया है कि इसकी माता का नाम क्या था, दुर्धरा। जैन साहित्य के अकॉर्डिंग बात करें तो इसकी माता का नाम क्या बताया गया है, दुर्धरा। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट हिज मदर नेम वाज दुर्धरा। इसकी माता का क्या नाम था, दुर्धरा, और इसकी पत्नी का नाम कई जगह माना गया है क्या, धम्मा। हिज वाइफ नेम वाज धम्मा। ये अलग अलग जो टेक्स्ट हैं जैन के, उसमें ऐसा पाया गया है। जैन साहित्य यानी जैन लिटरेचर में हम लोग क्या देखते हैं, माता का नाम क्या है, दुर्धरा, और पत्नी का क्या नाम है इसमें, धम्मा। ठीक है, और अशोक वदान एक पुस्तक है। ठीक है, अशोक वदान एक पुस्तक है, उसमें माना जाता है कि इसकी जो सुब्रधांगी जो है, ये क्या है, मेन नाम यही माना गया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अशोक वदान में इसकी पत्नी का नाम क्या माना गया, और सभी इतिहासकारों ने अशोक वदान में इसकी पत्नी का नाम क्या माना गया है, देख लीजिएगा, इसकी सुब्रधांगी। हाँ दिख रहा है, सुब्रधांगी क्या नाम है इसकी। अशोक वदान में अगर हम लोग बात करें तो इसकी पत्नी का नाम क्या माना गया है, सुब्रधांगी। सुब्रधांगी। शुभ ध्रांगी कई जगह मिलेगा, कई जगह ध्रांगी मिलेगा। ठीक है ना, शुभ ध्रांगी, थोड़ा सा डिफिकल्ट नेम है, SUBH, सुब्रधांगी, DRANGI। ठीक है, सुब्रधांगी इसकी पत्नी का नाम अशोकवदान में मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, जो इतिहासकार हैं, उनके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो इसमें से करेक्ट कौन सा है, तो माना जाता है कि ये ज्यादा ऑथेंटिक है, सुब्रधांगी। जो पत्नी का नाम है वो क्या है, सुब्रधांगी, जो बहुत सारे इतिहासकारों ने अपनी तरफ से क्या किया है, माना है। क्या कह रहे हैं, सफिशिएंट होगा, आप ये पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए बुक कोई भी खराब नहीं होती, आप बिल्कुल बेशक पढ़ लीजिए उसे। लेकिन एक चीज मैं आपसे बताऊंगी कि अगर बहुत ज्यादा कहीं पर पूरी लंबी चौड़ी कहानियां या फैक्ट्स बहुत ज्यादा भर दिया गया है तो वैसी बुक से बचिएगा, उससे फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है।
फैक्ट ही ज्यादा है। तो मैं आपको सुन लीजिए, मैं आपको पर्सनली यही राय दूंगी कि बहुत ज्यादा फैक्चुअल्स बुक से बचिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एग्जाम में आपको भी पता है कि बीपीएससी के पीटी में आपको अभी उस लेवल पे तैयारी करनी है कि ताकि आपको चीजें क्लियर रहें। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ आपको कि अगर आपसे पूछा जाए, नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि अशोक वदान में अशोक वदान के अनुसार बिंदुसार की पत्नी का नाम क्या था, एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अगर आपके सामने ऑप्शन में रहा धम्मा, सुब्रधांगी, या फिर आप मान लीजिए क्या नाम है आपको, ये रहा दूरधरा रहा, और इनमें से कोई नहीं, ये एक सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन आप यहाँ पर जान चुके हैं कि ठीक है, हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग और अशोक वदान जो सबसे ऑथेंटिक माना गया है कि इसकी वाइफ का नाम सुब्रधांगी था, दैट्स ओके, ठीक है। अगर आपने कोई और बुक पढ़ ली जो आप बता रहे हैं, हो सकता है कि उसमें जैन टेक्स्ट के अलावा सिंघली जो टेक्स्ट है उसके अलावा जो और भी कई टेक्स्ट है, कई सारी बुक्स में मैंने देखा है कि 5-6 टेक्स्ट से नाम निकाल के बताते हैं कि ये भी नाम है, ये भी नाम है, ये भी नाम है। तो अगर आपके सामने इतने सारे नाम दे दिए जाएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूं? मीन्स ये है कि मोर फैक्ट्स मोर कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा फैक्ट्स में आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि जो अदर बुक्स की बात आप कर रहे हैं, मैंने भी देखा है कि उसमें इतने ज्यादा नाम दे रखे हैं कि आप जो नजदीक ऑप्शन होता है ना, वहां से आप बिल्कुल क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। फिर आपको लगेगा सभी इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, मैं कंटिन्यू ही कर रही हूँ, लेकिन कोई क्वेश्चन करे तो उसका जवाब नहीं दिया जाए क्या? थोड़ा सा आप लोग इस तरह से देखिए, थोड़ा सा इस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट भी किया कीजिए। कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और ये भावना आप लोग रख रहे हैं, हाँ, थोड़ा सा एक दूसरे को कॉपरेट करें। अगर कहीं कोई पूछ रहा है तो उसको सुन लीजिए, 2 मिनट में क्या चला जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि सुब्रधांगी, इस तरह ये बातें हमें पता चलती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसके काल में, यानी बात करें कि ये तो हो गया इसकी वाइफ का जो एविडेंस है, ठीक है। अब इसके काल में हम लोग देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। जैसे इसके काल में, इसके दरबार में कुछ बाहर से विदेशी जो राजदूत आए थे, ठीक है। यानी अगर बात करें कि बिंदुसार का संबंध जो है, इस एक माना जाता है कि बिंदुसार के संबंध विदेशों से भी बहुत अच्छे थे। बिंदुसार बिंदुसार के संबंध विदेशी राजाओं के साथ भी अच्छे थे। विदेशी राजाओं के साथ अच्छे थे। और मैं आप सबको एक बात बताऊं, जितना मैं पढ़ा रही हूं ना, मैं ये तो नहीं कह रही, लेकिन मैं एक बात मैं जरूर कह सकती हूँ, मैं जितना पढ़ा रही हूँ ना, एक बार ढंग से बस उसी को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप देखिए कि आपसे क्वेश्चन लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है ना। अच्छे थे। अब इसके प्रमाण के तौर पर देखें, प्रमाण के तौर पर देखें, एविडेंस के तौर पर अगर हम लोग देखें कि एविडेंस क्या है, तो अब आ जाइए देखते हैं हम लोग क्या कि यहाँ पर दो, यानी कि ठीक है ना, एक सीरियाई नरेश है, एक सीरियाई नरेश है। सीरिया जो आधुनिक सीरिया आप देख रहे हैं ना, उसे ही कहा जाता है। और एक मिस्र का नरेश है। डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट, इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ किताब में शायद आपको हो सकता है मिस्र का नरेश अशोक के टाइम पर बता दे, तो इस मामले में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है ना। क्यों नहीं होना है? क्योंकि गलत चीजें लिख लीजिए, उससे बेहतर है कि उस तरह की चीजों से बचिए, ठीक है ना। गलत चीजें लिख लीजिए, उससे बेहतर है कि आपको क्या करना है, उन सब चीजों से, जो गलत चीजें हैं उससे क्या करना है, बचना है आपको। ये नहीं कि कुछ भी जो भी मिला लिख लिया, उठा लिया, धड़ाधड़ लिख लिया कि हाँ ये जो बोला जा रहा है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना है आप लोगों को, इससे बचना है, इससे बचना है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि दो जो शासक थे, है ना, सीरियाई नरेश, इसका क्या नाम था? इसका नाम था एंटीयोकस। ध्यान रखिएगा इसका नाम क्या था। कई जगह एपियोकस मिलेगा, कई जगह एंटीयोकस मिलेगा, ठीक है। तो सीरियाई नरेश क्या था? एंटीयोकस, एंटीयोकस। और मिस्र का जो नरेश था, इसका क्या नाम था? मिस्र का फिलाडेल्फस द्वितीय, यानी कि वहां का शासक था टॉलमी, फिलाडेल्फस द्वितीय इसका नाम आता है, ठीक है ना। राजा फिलाडेल्फस टॉलमी सेकंड, राजा जो था इसका क्या नाम था? फिलाडेल्फस, फिलाडेल्फस टॉलमी सेकंड, टॉलमी सेकंड। ये ध्यान रखना है कि दो हम लोगों को क्या दिखाई देते हैं इस टाइम पर, दो अलग अलग क्या आते हैं यहाँ पे, बाहर से राजदूत आते हैं।
किसके टाइम पर आते हैं ये देख लिया हम लोगों ने, ठीक है ना, ये किसके टाइम पर आते हैं। अब इसके बारे में बात करें, एंटियोकस ने भेजा किसको था, राजदूत बनाकर इसने भेजा किसको था, हाँ किसने भेजा था, इसने डाइमेकस को भेजा था। ही सेंड डाइमेकस, इसने क्या बना के भेजा था, राजदूत बनाकर। राजदूत का मतलब हो गया अम्बेसडर, ठीक है, इसने राजदूत का मतलब क्या हो गया, अम्बेसडर। ये चीजें क्या करनी है, ध्यान रखना है। और फिलाडेल्फस ने किसको भेजा था, डायनोसियस, डायनोसियस, ओके। तो ये दो जो थे हम लोग क्या देखते हैं, ये बेसिकली ये नरेश है यानी राजा है, दे वेर बेसिकली किंग, किंग, ये भी किंग ही है, ठीक है। और इसके बारे में अगर बात करें तो ये कौन है, ये है अम्बेसडर, अम्बेसडर यानी राजदूत है, ठीक है। तो जो सीरियाई नरेश है ना, इससे ही माना जाता है कि बिंदुसार ने कहा था कि सूखे अंजीर और इसने एक स्पेशल पेय पदार्थ और कहा था दार्शनिक को आप भेज दीजिए, जिसमें से सीरियाई नरेश ने दो डिमांड तो मान लिया था कि ठीक है, जो ड्राई फ्रूट्स मांगा गया है, जो पेय पदार्थ मांगा गया है वो तो मैं भेज दूंगा, लेकिन मैं दार्शनिक नहीं भेजूंगा, क्योंकि हमारे देश में दार्शनिकों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना पाप समझा जाता है, इसी कारण हम नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि तीन सामान जो है, बिंदुसार ने इससे क्या डिमांड किए थे, तीन सामान के डिमांड किए थे, तीन सामान। अब मनुष्य को सामान में मत काउंट करिएगा, लेकिन इसने मांगे थे सूखे अंजीर, मतलब जरूरत नहीं है वैसे, सूखे अंजीर, अंजीर हो गया, और एक कुछ मदिरा जैसा एक था, एक जो सोम पदार्थ के तौर पर माना जाता है कि था, एक ड्रिंक था, और दार्शनिक। दो अगर आपको नहीं भी याद रहेंगे ना, ये नहीं याद रहा, ये नहीं रहा, तो कोई बात नहीं है। अगर क्वेश्चन ये आ जाएगा कि सीरियाई नरेश ने क्या देने से मना कर दिया था, तो इसने दार्शनिक को भेजने से मना कर दिया था कि हम आपको दार्शनिक नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, ये चीज थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है कि इसने तीन सामान डिमांड किए थे कि आप क्या करिए, कृपया करके भेज दीजिए हमें, कृपया करके क्या करिए, भेज दीजिए, हाँ ठीक है, कि कृपया करके आप क्या करिए, हमें भेज दीजिए। और इस चीज को किसने नहीं माना था, ये ध्यान रखना है कि जो सीरिया का जो नरेश था, सीरिया यानी आज के टाइम का जो सीरिया है, हम उसके बारे में बात करें तो सीरिया का जो नरेश था उसने क्या किया था, मना कर दिया था, कहा था कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना, हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए उसने क्या किया था, डिनाई कर दिया था कि हम नहीं दे पाएंगे। चलिए ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, तो टाइम भी हो गया वैसे, यहाँ तक ध्यान रखना है आप लोगों को। इस टाइम पर हम लोग क्या देखते हैं कि इसके विदेशों के साथ जो संबंध थे वो क्या थे, काफी अच्छे थे। और इसका एक एविडेंस के तौर पर देखिए तो सीरियाई नरेश का एम्बेसडर बिंदुसार के इसके कोर्ट में आया था। मिस्र का जो है एम्बेसडर फिलाडेल्फस जो है टॉलमी सेकेंड, वो आया था। एक चीज और थोड़ा सा वहां रह गया चंद्रगुप्त के बारे में, क्योंकि इंडिका पे बात करनी ही है, तो चंद्रगुप्त के दरबार में ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त के दरबार में कौन आया था, तो वो था मेगास्थनीज, जिसने इंडिका ली थी। उसने काफी ज्यादा क्या किया था, वर्क किया था। वो तो उसके बारे में कुछ चीजें और हम लोग क्या करेंगे, कल के क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। आज इतना ही रहने दीजिए। दो दार्शनिक आप देख लीजिएगा, बाकी चीजें हम लोग क्या करेंगे, रेस्ट थिंग जो है वो हम लोग विल बी डिस्कस लेटर या नेक्स्ट क्लास, हम नेक्स्ट क्लास में बात कर लेते हैं। आज यहीं तक रहने दें, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं, कल की क्लास में। ओके, धन्यवाद, टेक केयर।